हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर लास्ट में आपको ये पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आता है तो फिर आपकी मर्जी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुनाकर मुल्ले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो गुनाकर मुल्ले जी मिडिल स्तर की पढ़ाई जो था किस भाषा में किए थे, तो उन्होंने मराठी भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? मराठी भाषा में किए थे। मुल्ले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मुल्ले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो उन्होंने वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे? वार्धा में किए थे। कहाँ किए थे? वार्धा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? इसका वर्तमान में किस भाषा से संबंध है, जल्दी बताइएगा आप लोग। ठीक है, मराठी भाषा से। किस भाषा से संबंध है इसका? मराठी भाषा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। प्राचीन नागरी लिपि है, उसकी क्या है बंगला लिपि, जल्दी बताइएगा। तो एकदम बहन है। क्या है? बहन। इस चैप्टर में ही बताया गया है क्या है? बहन। ठीक है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर बीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर बीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है नागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंद नागरी नाम दिया गया था? तो नंद नागरी नाम दिया गया था विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, टकसाला का संबंध है। टकसाल का संबंध है। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से है। सरवन बेलगोला स्थान का संबंध है। सरवन बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो सरवन बेलगोला स्थान का संबंध जो है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृतियां और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? कौन ऐसे शासक थे, जल्दी बताइएगा। कौन शासक थे? अकबर। कौन थे? अकबर। नागरी लिपि हरिहर चंद्रगुप्त। चलो आगे देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इनके निबंधकार है गुनाकर मुल्ले। कौन है? गुनाकर मुल्ले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे? भारतीय लिपियों की कहानी से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम क्या है, जल्दी बताइएगा। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। किसे दी गई है? काशी को। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा अल्बेरूनी ने कहा था। किसने किया था? अल्बेरूनी। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष जो थे प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। क्या थे? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा था बताइए। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा। क्या कहा? नंदी नागरी कहा। हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में हिंदी को हम लोग लिखते हैं, जल्दी बताइएगा। तो हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? जो विजयनगर के राजा थे उनके लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? जो लिखे थे उनका लिपि का नाम कौन सी लिपि में वो लिखे थे? जल्दी बताइएगा। नंदा नागरी लिपि में, अभी हम लोग बताए थे नंदी नागरी लिपि में, ठीक है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि जो थी 8वीं और 11वीं सदी में एक सर्वदेशिक लिपि थी, 8वीं और 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। अगला, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इन्होंने अक्षर कथा में। किस लिपि में? अक्षर कथा में। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव का पूरा सेशन लाया हूँ, आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, अपना सर्च मार करके देख लीजिएगा टोटल सब्जेक्ट का। आप अगर पूरे सब्जेक्ट या पूरे टॉपिक वाइज, अगर पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हो तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यार, बताओ। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप इतना कर लो, उसके बाद हमें बताइएगा, ठीक है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। क्या कहा जाता होगा? देवनगर। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो गुणाकर मूल्य ने अलग अलग विषय पर, विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो ये 2500 से अधिक निबंध लिखे। कितने निबंध लिखे? 2500 से अधिक निबंध लिखे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, तो इस्लामी शासक का आरंभ काल था 12वीं सदी से। कब से है? 12वीं सदी से। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कहाँ में? महाराष्ट्र में। तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वह दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। किसका है? 1020 ईस्वी का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो वह है जो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक हैं, तो निबंध जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है गुणाकर मूल्य, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में, मृत्यु 2009 ईस्वी में, और जन्म कहाँ लिए थे उन्होंने? महाराष्ट्र में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये कहाँ की भाषाएं? भारत की तो है, लेकिन कौन सी भारत की है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ है जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। कहाँ की है? दक्षिण भारत की भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कितना है? डी है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है, ठीक है। आगे चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? नागरी लिपि जो शीर्षक, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो नागरी लिपि पढ़े, शीर्षक जो है पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ये कौन सी विद्या है? जल्दी बताइएगा। तो ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? दक्षिणी 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में
बताया। तो व्यापार संबंध के बारे में कौन बताया था? पदमबात। कौन बताया था? पदमबात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं सबसे अधिक प्राचीन है? तो वो सबसे पुराना भाषा कौन सा है? तो जल्दी बताइएगा आप लोग, वो सबसे पुराना भाषा है वो कौन सा है? तमिल है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरहदपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की जो कृति है वो दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश। 2019 में ये पूछा गया। कौन है? दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए है, दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है वो किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहदपाद की रचना। अभी देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा पलट दे दिया। क्या है? सरहदपाद की है। ठीक है, हिंदी की आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि है, इनमें से हिंदी के कौन कवि हैं? जल्दी बताइएगा। हिंदी के कवि जो हैं उनका नाम है सरहदपाद। क्या है? सरहदपाद। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक है वो गुणाकर मूल्य की रचना है। किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। देखिए हम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कुछ नहीं कहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगता तो करने में क्या जा रहा है यार, कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेवारी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, और भी सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज ही आपका ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।